स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। हमारा एक प्रयास है कि आप सभी को अलग अलग कहानियों से रूबरू कराया जाए, ताकि आप जिस भी कहानी से आप रिलेट करें, आपको वो मोटिवेशन मिले, आपको वो ड्राइविंग फोर्स मिले अपनी प्रिपरेशन में। आज एक ऐसी ही कहानी, एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 66 बीपीएससी में रैंक 130 हासिल की है। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में नीलेश कुमार जी। स्वागत करती हूँ नीलेश जी आपका स्टडी IQ पर और ढेर सारी बधाई। धन्यवाद मैम। नीलेश जी के बारे में बता दूं तो इज करंटली वर्किंग इन दिल्ली मेट्रो एज जूनियर इंजीनियर और 66 बीपीएससी में, जैसे मैंने मेंशन किया, इन्होंने रैंक 130 हासिल की है। 65 बीपीएससी में इनकी बड़ी बहन चंदा जी, उन्होंने रैंक 2 हासिल की है। मैं फैमिली की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। 2 साल शानदार रिजल्ट, 2 ऑफिसर्स उन्होंने स्टेट को दिया है, कैसी क्या प्रतिक्रिया उनकी है? मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें लगा कि बिहार में उनके दो बच्चे बिहार की सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी नाना और जितने परिवार वाले थे, मामा चाचा, बहुत ज्यादा खुश थे। नीलेश जी, आपने कब सोचा कि बिहार सेवा में आना है, सिविल सर्वेंट बनना है? मैम, जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था, मैंने उसी में सोचा था कि बीपीएससी और यूपीएससी की मैं तैयारी करूंगा। और जब कॉलेज खत्म हो गई तब भी मैं तैयारी करता रहा। लेकिन इसे पूरा करते करते आज कॉलेज 2018 में मैंने पास किया था, और आज 4 साल हो गए। 2022 में फाइनली मेरा रिजल्ट आया। सो नीलेश जी, आप दिल्ली मेट्रो में कार्यरत भी थे और साथ ही बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे। हेक्टिक जॉब और हेक्टिक प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया? मैम जॉब जैसे मेरी जॉब जो थी, 9 9 o'clock से 5:30 तक की जॉब रहती थी। लेकिन रूम आते आते बहुत ज्यादा डिस्टेंस की वजह से 8 to 8 हो ही जाती थी। लेकिन इसी दौरान मेट्रो में जहाँ भी मैं रहता था, ट्रैवलिंग में, उसमें पढ़ता था। और लगभग हर एक दिन 4 घंटे की मैं प्रिपरेशन करता था। और इसके अलावा जॉब की प्रेशर रहती थी, वापस रूम आने के बाद मैं वर्क स्ट्रेस नहीं लेता था। जो वर्क स्ट्रेस लेनी रहती थी वो ऑफिस के दौरान ही लेनी रहती थी। कैसे प्रिपरेशन शुरू की? मैम, मैं जब थर्ड ईयर में था तब मैंने उस समय हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम में, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू किया था। इसके अलावा लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की किताबें थी, और साइंस एंड टेक के लिए लूसेंट, और एप्टीट्यूड के लिए एक नॉर्मल कोई भी किताब ले ली थी मैंने, और इसी से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। नीलेश जी, जो भी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो बीपीएससी की डायनेमिक्स को कैसे समझे? मैम, बीपीएससी की एक सिलेबस रहती है कि आपको एक सवाल यहाँ से आएंगे। जैसे साइंस एंड टेक से फिक्स क्वेश्चन रहती है, एप्टीट्यूड से फिक्स क्वेश्चन रहती है। इसके अलावा बिहार की करंट अफेयर्स, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार रिलेटेड जो जो सवाल रहते हैं, बाकी हिस्ट्री, हिस्ट्री फिक्स ज्योग्राफी। तो इसमें इसमें बिहार के लिए आप एक स्पेशल किताब, एक लूसेंट या कोई भी किताब जो आती है, वो किताब से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी के लिए कुछ किताब रहती है कि स्पेक्ट्रम, या कोई भी एंशियंट मॉडर्न के लिए कोई भी स्टैंडर्ड किताब आप उठा करके एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और बाकी डायनामिक्स जैसे कोई भी, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई सिलेबस नहीं रहती है, ये सवाल कहीं से भी आ सकता है बस। लेकिन ये रैंडमनेस शो करती है कि ये सबके लिए रैंडम सवाल होती है। डायनेमिक्स सारे के लिए सिलेबस होती है। तो नीलेश जी, आपने बताया कि कुछ किताबें आप पढ़े और उस आपने भी वैसे ही थर्ड ईयर से शुरुआत की। ये सपना थर्ड ईयर में ही आपने देखा था या फिर ये और सशक्त हुआ जब आप कॉलेज के बाहर आए, जॉब करना शुरू कर दिया? मैम, ये बीटेक के दौरान ही स्टार्ट हुई थी। बीटेक के दौरान ही जब आप फील्ड ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो आपने वहां पर इस तरह से लोगों के बीच में गए थे, वहां पर आपने प्रशासनिक रोल देखा था कि प्रशासन में क्या प्रतिक्रिया आती है, किस तरह से आप किसी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सेकंड थर्ड ईयर से शुरू हुई थी। मैंने इसकी प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी। और इसी दौरान जितने भी स्टैंडर्ड किताब जो मैंने कहीं से गूगल या कहीं से देखा था कि ये पढ़ी जाती है, मैंने उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर जब ग्रेजुएशन जब खत्म हुई, तो उसके बाद और ज्यादा आपको टाइम मिला। आपको जॉब के लिए भी स्ट्रगल, जॉब के लिए आपको कहीं भी ये तैयारी करनी थी। तो इसी दौरान मैंने ये किताबें और ज्यादा पढ़ता ही गया, और इसी दौरान एग्जाम जितने भी हुए थे उसी में ही।
ये सारी प्रिपरेशन हो रही थी। नीलेश, जॉब करना वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्लान की जॉब के साथ ही तैयारी करनी है, या फिर कुछ समय रुके फिर जॉब ज्वाइन की? मैम, जॉब जॉब करना जॉब करना जैसे मैंने थर्ड ईयर में शुरू, मतलब 2021 में मेरी जॉब ये लगी थी। जुलाई 2021 में मैंने ये जॉब में ज्वाइन किया था। मैंने इस दौरान 2-3 साल तक मैंने प्रिपरेशन फुल्ली प्रिपरेशन की थी, लेकिन इस दौरान आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि जॉब सिक्योरिटी के लिए, एक जॉब आप ज्वाइन मैंने इसी कारण से की थी कि एक जॉब सिक्योरिटी के लिए। और इसी दौरान मैंने उस समय तक प्रिपरेशन कर चुका था। इससे पहले मैंने सोचा कि जो भी प्रिपरेशन करनी होगी अब जॉब के दौरान ही करूंगा, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी, माइंड में स्टेबिलिटी उसी की बात आती है। नहीं तो माइंड भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, कभी आप ये एग्जाम दीजिएगा, कभी कोई और एग्जाम देते रहिएगा, और कहीं नहीं होगा तो माइंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। इसी कारण मैंने जॉब सिक्योर जॉब की। और इसी दौरान मैंने प्रिपरेशन में मैं साथ में कर ही रहा था। और इसकी रिजल्ट, जॉब के बाद भी इसकी रिजल्ट प्रोसेस प्रोसेस कंप्लीट होते होते लगभग 2 साल लग ही जाते इसमें। नीलेश, अब आप बिहार प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये जो सपना था कुछ साल पहले आपने देखा, नाउ इट हैज फाइनली कल्मिनेटेड। हाउ डू यू फील अबाउट द जर्नी दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट? और वो सपना पूरा हो चुका है, तो अब आगे की जर्नी को किस तरीके से आप सोचते हैं? मैम, मैंने सपना बहुत ज्यादा 6 साल आज बीत के, सपना 6-7 साल पहले देखा था, आज 7 साल बाद वो कंप्लीट हुआ। बहुत ज्यादा एक सुकून आ रही कि मैंने जिंदगी में कुछ भी, मैंने जो सोचा था मैंने वो आज पाया। मैंने एक सीढ़ी भी उसकी पाई आज। फिर आगे का प्रशासनिक सेवा में जा रहा हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस आएगी इसमें, बहुत सारे वर्क लाइफ बैलेंस आएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर आएंगे, लेकिन इसे किस तरह से हैंडल करना, यही यही प्रशासनिक सेवा में की ये रहती है, की कला रहती है कि आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा आगे भी बहुत सारे ख्वाब हैं। अगर पूरा, और ख्वाब जब तक पूरे होते नहीं तब तक वो ख्वाब ही रहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ अभी भी। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। बीपीएससी की थोड़ा प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, और बात पहले शुरुआत प्रीलिम्स से करते हैं। प्रीलिम्स के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है? और कई स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, बट बीपीएससी स्पेसिफिक किन चीजों को ध्यान में रखकर एग्जामिनेशन लिखना है? मैम, यूपीएससी और बीपीएससी में बहुत ज्यादा अंतर हो जाती है। यूपीएससी में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स की, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए होती है, किसी भी टॉपिक की बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। बीपीएससी में आपको इन डेप्थ मतलब नॉलेज आपको बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ, डायनेमिक अफेयर्स में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इसमें साइंस एंड टेक की बहुत ज्यादा सवाल रहती है, यूपीएससी में वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो साइंस एंड टेक में इसे इसमें ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा एप्टीट्यूड की सवाल रहती है, इसमें स्पोर्ट्स भी पूछी जाती है, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी। और इसमें पूरी तरह से पैटर्न यूपीएससी और बीपीएससी की पूरी तरह से डिफरेंट होती है। लेकिन आप प्रिपरेशन जो यूपीएससी का कर रहे हैं बीपीएससी की, अगर वो 1 महीने में प्रिपरेशन करे तो वो उनसे कंप्लीट हो जाती है। इसमें कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितनी करंट हैपनिंग से आपको अवेयर रहना है? मैम, इसमें करंट अफेयर्स हमें जितने भी अगर किसी देश में कोई भी घटना अगर घटित हो रही है, कहीं भी अगर कोई राजदूत अपॉइंट हो रहा है, या किसी खेल में कोई मेडल जीता गया, ओलंपिक्स में कुछ मेडल जीता गया, तो हमें उसमें, एक तो मेडल्स में कौन जीते, कितना मेडल्स जीता गया और कितना हमें ये पोजीशन आया, इसमें ये देखी जाती है कि करंट में भी आपको थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल पर्सन जो जो ये चीज देख रहे हैं, जैसे अगर यूक्रेन में अगर कहीं कुछ हुआ, तो यूक्रेन के बगल की राजधानी कितनी है, बगल के कौन से देश टच हो रहे हैं, इसमें ये हमें जो कॉमन नॉलेज, कॉमन मैन को जो पता होता है, कॉमन मैन को यूक्रेन पता होता है, इन यूक्रेन के बगल में कौन से देश है, कौन सी सी है, हमें बीपीएससी या यूपीएससी में ये चेक होती है, हमें कॉमन मैन से हम कितना ज्यादा जानते हैं करंट अफेयर्स में। और बीपीएससी में इसके अलावा कहाँ राजदूत अपॉइंट हुए, कोई देश में अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गए, तो वो देश में कितने दिन की विजिट हुई है, इनकी राजधानी का है, हमें वो डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है यूपीएससी में। और इसके अलावा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कहाँ साइन, कौन से अपॉइंटमेंट हुई, कहाँ पर रिजाइनेशन, कौन से देश में किसी राष्ट्रपति की हुई, या कहाँ पे कोई मेगा शो अपॉइंट हुआ, इसमें ये नॉलेज हमें चेक करती है। नीलेश, आपने पहली बार मेंस लिखा, और मेंस डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बहुत सारे डिलेमास रहते हैं। आपसे समझना चाहूंगी मेंस के लिए किन खास बातों का ध्यान फर्स्ट टाइमर्स रखें? मैम, ये मेरी दूसरी मेंस थी। इससे पहले मैंने 65 में मैंने लिखा था मेंस, लेकिन उसमें उसमें मैं क्वालिफाइंग इंटरव्यू के लिए नहीं कर पाया था। तो ये मेरी दूसरी बार थी। तो इसमें आपको किसी को भी जो भी है
उनको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। और इसमें राइटिंग प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी पड़ेगी। राइटिंग प्रैक्टिस में किसी को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इसमें हर एक दिन कोई ना कोई आंसर लिखते रहे, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के आंसर लिखते रहे। नीलेश, इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मैम इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। दीप्ति मैम की पैनल थी, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे थे जिनका मैंने जवाब भी दिया और कुछ जवाब नहीं भी दे पाया, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल किया कभी, मतलब हेल्थी कन्वर्सेशन रही थी इंटरव्यू में। अगर आप कुछ सवाल हमारे साथ शेयर कर सके और उनको कैसे टैकल किया आपने? मैम जैसे एक सवाल थे कि ये यूएसए ने जापान पे एटॉमिक बम क्यों गिराया था, तो ये सवाल एक आई थी। एक सवाल ये थी कि वहाबी मूवमेंट कहाँ क्या थी ये। एक एक और सवाल थी कि इंडिया को 1947 में आजादी क्यों दी थी ब्रिटेन ने, क्या रीजन बना ब्रिटेन को आजादी देने का इंडिया को। इसके अलावा बिहार क्यों अंडर डेवलप्ड रहा, बिहार की तरक्की के लिए आप क्या कीजिएगा एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियर। आप बिहार में पर्यावरण का किस तरह ध्यान रखेंगे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे? सिचुएशनल की आपने आपने सिचुएशनल की जैसे आपके पास सब कुछ रहेगा, जैसे आपकी जॉब की डिमांड रहेगी, आपकी फैमिली अगर आपसे डिमांड ज्यादा करेंगी तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा। नीलेश, अगर आपको आपके प्रिपरेशन डेज में लेकर जाए, जॉब और प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन साइकिल कैसे सब में सामंजस्य बनाया? मैम ये लगभग 2 साल की प्रोसेस रहती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहती है आप माइंड को किस तरह से स्टेबल करेंगे। कभी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, कभी आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा साइकिल रहती है। आप इसमें किस तरह से बैलेंस कर पाए। 2 साल की लंबी यात्रा के दौरान आप किस तरह से अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। इसमें जॉब की प्रेशर रहेगी, और अगर किसी के पास जॉब नहीं है वो भी परेशान है कि जॉब सिक्योरिटी की अगर उसकी इस बार नहीं निकली तो वो क्या करेंगे। बस ये रहता है कि आप किस तरह से बैलेंस करें। और अगर आपके पास टाइम है, अगर कभी सैटरडे आया, अगर वर्क है, वर्क में अगर आप रूम गए तो आप किस तरह से आकर के पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। आप किस तरह से अपने आप को 4 घंटे आप वर्क के दौरान भी वर्क या दिन भर में आप निकाल पाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी जॉब के दौरान हट नहीं हो रही है। और अगर कोई हॉलीडे या संडे है या कोई और आपको इवेंट से मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर पाए। नीलेश, आपने आंसर राइटिंग पे एम्फेसिस डाला है। आंसर राइटिंग कौन से स्टेज से शुरू करना चाहिए? प्रीलिम्स के पहले से या फिर प्रीलिम्स के बाद? अगर कोई बिगनर्स है तो सबसे पहले प्रीलिम्स करे। और इस दौरान अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप लिख पा रहे हैं दिन में, आप ज्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन भी, कोई एक क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तब जा करके आपको जो बाद में अगर पीटी निकली तो मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं होगा। और इसके अलावा ऑप्शनल पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल ही आपकी डिसाइडिंग फैक्टर होती है। तो ऑप्शनल में आप किस तरह से स्कोर कर पा रहे ज्यादा, ऑप्शनल के आप किस तरह से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पा रहे, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो कोई अगर अपने ऑप्शनल को पहले सब कोई अपने ऑप्शनल को पहले ही प्रिपेयर कर ले। पीटी दे रहे हैं उसके बाद पीटी के बाद ऑप्शनल प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, और मैंने उसमें बहुत ज्यादा, जैसे कहीं से क्लास नोट्स जो अवेलेबल थी मार्केट में, मैंने उनसे प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी। और जितने भी टॉपिक थे मैं उन्हें रैंडम कवर करता कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन आती है, बीपीएससी में क्या इससे पहले आ चुकी है क्वेश्चन, उसे किस तरह से प्रिपरेशन करना है। मैं उसकी और हर एक पीटी के बाद में हर एक दिन एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था अपनी ऑप्शनल की। लेकिन ऑप्शनल किसी को भी कवर करने में लगभग 3 मंथ्स लग जाते हैं, अगर कोई स्टार्ट करे अपनी ऑप्शनल। और अभी तक उसकी कोई भी मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन उससे किया है, तब उसे लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे ऑप्शनल पहली बार प्रिपेयर करने में डेडिकेटली। नीलेश, फर्स्ट टाइमर्स के लिए आप कुछ खास बात और बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई? मैम जो पहली बार जो एग्जाम देते हैं उन्हें बहुत ज्यादा डर रहता है कि ये एग्जाम हम किस तरह से क्रैक करेंगे, क्या होगी, पीटी किस तरह से होगी। तो आप बस सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। और ये बहुत लंबी जर्नी रहती है, तो आप अपने माइंड को स्टेबल रखिए। नीलेश, स्टडी आईक्यू का क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? मैम स्टडी आईक्यू, अगर कोई टॉपिक है वो मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उससे सर्च मारता था। स्टडी आईक्यू की मुझे दिखती थी, तो मुझे 12 या 13 मिनट की, जब कुछ कुछ 20 मिनट की आती, तो मुझे क्लैरिटी वो वीडियो देती थी, कि क्लैरिटी देती थी कि ये क्या है, इसमें क्या रोल्स रहा था, काउचेज, मतलब मुझे वो क्लैरिटी प्रोवाइड करती थी।
बहुत सारे रैंडम टॉपिक, अगर कभी रशियन रिवॉल्यूशन हुआ या कंबोडिया की हेमोरॉग की एट्रोसिटी जो थी वो क्यों हुई थी, या वियतनाम वॉर, उन्होंने स्टडी आईक्यू ने बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज बताई थी इन सब टॉपिक्स पर। Thank you so much, Nilesh, for joining us in this interview session. We wish you good health, good luck. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।